अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड साइंस का सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो मेथड माना जाता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड ही है। तो कोई भी डिसिप्लिन जो साइंस होने का दावा करता है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड ज़रूर यूज़ करता है। इसी तरह साइकोलॉजी भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन होने का क्लेम करती है, दावा करती है, और तो साइकोलॉजी भी एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज़ करती है फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए। एक्सपेरिमेंट्स आम तौर पर कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए किए जाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए किए जाते हैं। किसी बात को सही या गलत साबित करने के लिए दो चीज़ों का इस तरह का ताल्लुक़ कि एक चीज़ दूसरे की वजह है, इस सूरत में एक्सपेरिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह इसकी चंद कंडीशंस या कंसिडरेशंस हैं जो पूरी होनी ज़रूरी हैं। अगर हम किसी मेथड को एक्सपेरिमेंटल मेथड कह रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल मेथड की कुछ कंसिडरेशंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी, कुछ कंडीशंस हैं जिनका पूरा होना हर सूरत ज़रूरी है, फिर हम उस मेथड को एक्सपेरिमेंटल मेथड कहेंगे। इसमें सबसे पहली कंडीशन में पहले जिक्र कर दिया है कि इट मस्ट इस्टेब्लिश कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, यानी एक चीज़ दूसरे की वजह है, इस फैक्टर की वजह से ये काम हो रहा है, ये चीज़ क्रिएट कर रही है। तो इस तरह का रिलेशनशिप, ये नहीं कि दो चीज़ों में कोई लिंक है, इस टाइप का कमज़ोर रिलेशनशिप नहीं होता, या कोई सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ये चीज़ बाकायदा या तो इसकी वजह है या नहीं है, इस एक फैक्टर की वजह से दूसरे में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है जी। ये एक वजह इस बीमारी को कॉज कर रही है या नहीं कर रही, ये दवाई या इस बीमारी का इलाज है या नहीं है, ठीक है जी। ये टीचिंग मेथड या तो बच्चों के प्रॉब्लम्स ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, इस तरह के रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसे हम कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप कहा जाता कहते हैं, ठीक है जी। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए चूँकि एक्सपेरिमेंटल मेथड इस्तेमाल होता है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप लाजमी इस्टेब्लिश होना चाहिए, ठीक है जी। तो फिर उस एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें रिसर्चर रिसर्च सेटिंग्स को कंट्रोल करता है। द रिसर्चर कंट्रोल्स द रिसर्च सेटिंग्स, ठीक है। इसका मतलब ये कि इससे पहले जो मेथड्स पढ़ चुके हैं, यानी केस स्टडी पढ़ चुके हैं या इंटरव्यू मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड, उनमें रिसर्चर तमाम सेटिंग्स को कंट्रोल नहीं करता, तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करता। लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड में वो अपनी तरफ से तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करने की हद्दुल इम्कान कोशिश ज़रूर करता है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स आमतौर पर लैब्स में किए जाते हैं। तो लैब एक ख़ास जगह पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ख़ास लोगों को उसमें इन्वाइट किया जाता है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, कौन सी चीज़ें अप्लाई होंगी, कितनी देर के लिए रहा जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग को रिसर्चर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जबकि अदरवाइज़ जो दूसरी रिसर्चेज होती हैं, सर्वे होता है या इंटरव्यू मेथड है या केस स्टडी है या ऑब्जर्वेशन मेथड है, उनमें रिसर्चर का रिसर्च सेटिंग्स पर कंट्रोल नहीं होता, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ज़्यादातर, ठीक है जी। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में वो यकीन से नहीं कह सकता। इसके अलावा इसकी जो थर्ड कंडीशन है, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सी इट्स इफ़ेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक जिस चीज़ का असर चेक करना है उसको रिसर्चर ख़ुद मैनिपुलेट करता है। मिसाल के तौर पर एक दवाई है, आया कि वो एक बीमारी के इलाज के लिए कारगर है या नहीं है, तो उस दवाई को दो ग्रुप बनाकर एक ग्रुप पर रिसर्चर अप्लाई करता है, दूसरे अप्लाई नहीं करता। तो ये रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। जैसे कि हम इससे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स देख चुके हैं, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के अंदर नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें कंडीशंस तो दो बनती हैं लेकिन वो खुद ब खुद बनती हैं, उन्हें रिसर्चर क्रिएट नहीं करता। यहाँ रिसर्चर ख़ुद क्रिएट करता है और जिस चीज़ का असर देखना है, वहाँ था मिसाल के तौर पर ज़लज़ले का लोगों की सोच पर क्या असर पड़ता है या उनकी साइकी पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो उसमें ज़लज़ले को रिसर्चर कंट्रोल नहीं करता, उसमें वो तो खुद ब खुद आ गया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी चीज़ चेक करनी है, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसको रिसर्चर खुद हैंडल करता है, खुद मैनिपुलेट करता है, ठीक है। और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर वो अप्लाई करने के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल को असेस करता है ताकि इससे पता चलाया जा सके कि डिपेंडेंट वेरिएबल को असेस करता है ताकि पता चलाया जा सके कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर दवाई है तो दवाई का इफ़ेक्ट हेल्थ पर पड़ेगा, हेल्थ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा,
ठीक है जी। उसको हेल्थ को मेजर किया जाएगा, 2 ग्रुप्स जो बनाए गए हैं, दोनों में से एक को दवाई दी गई, एक को नहीं दी गई, तो दोनों की हेल्थ चेक कर लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि जिस पर दवाई अप्लाई की है उसमें और जिस पर दवाई अप्लाई नहीं की उन दोनों में वाज़ेह फ़र्क है या नहीं है। इस तरीके से रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें एटलीस्ट 2 कंडीशंस या 2 ग्रुप्स का होना ज़रूरी है कंपेयर करने के लिए, एक ग्रुप जिस पर वो अप्लाई किया है और एक ग्रुप जिस पर अप्लाई नहीं किया, या एक कंडीशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई किया गया है और एक वो कंडीशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई नहीं किया गया, ताकि जिस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं बाद में उन दोनों कंडीशंस या दोनों ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करके पता चला लें कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम चेक करना चाह रहे थे, जिसका इफेक्ट देखना चाह रहे थे, उसका इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ कंडीशंस या ग्रुप्स का होना ज़रूरी है। और 5th एंड लास्ट कंडीशन, लास्ट तो मतलब जो मैंने नोट्स के अतबार से मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज और भी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन मेजर कंडीशंस में एक ये कंडीशन है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको स्टेटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए, स्टेटिस्टिकल मेथड्स के ज़रिए वेरीफाई किया जाता है। रिजल्ट्स जो ड्रॉ किए जाते हैं वो स्टेटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करने के बाद ड्रॉ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर स्टैट्स के मेथड्स, कौन से मेथड, वैसे तो स्टैट्स डाटा एनालिसिस के अंदर मुकम्मल तौर पर स्टैट्स यूज़ होती है डाटा को अरेंज करने में, उनकी मीन मीडियन मोड निकालने के लिए, एवरेजेस निकालने के लिए, परसेंटेजेस, ठीक है जी, उसके ग्राफ्स बनाने के लिए, उसके टेबल्स बनाने के लिए। लेकिन इन दी एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के रूल्स लाजमी इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, क्या हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हुआ है या नहीं। मिसाल के तौर पर हम एक क्लास ले लेते हैं, उसमें ये चेक करना चाहते हैं कि एक नया टीचिंग मेथड आया है, आया वो टीचिंग मेथड पुराने के मुकाबले में स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है या नहीं, इस बात को हमने इस्टेब्लिश करना है। तो हम उस क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2 ग्रुप्स इस तरह के बराबर बनाए जाएंगे कि दोनों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मार्क्स इक्वल हों, और फ़र्ज़ किया कि दोनों के ऑन एवरेज मार्क्स 40-40 हैं दोनों ग्रुप्स के। अब एक ग्रुप पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि नया टीचिंग मेथड जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं वो अप्लाई करेंगे और दूसरे ग्रुप पर अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई करने के 2-3-4 माह बाद या साल बाद हम क्या रिज़ल्ट देखते हैं, उस क्लास की दोबारा परफॉर्मेंस जो उनकी है, परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा उसकी। फ़र्ज़ किया कि वो मार्क्स ही हैं, उनको हम एवेलुएट कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि दोनों के ग्रुप्स के मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं थोड़े बहुत नेचुरली, जैसा कि हो सकता है। फ़र्ज़ किया कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उस यानी जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके मार्क्स 40 से बढ़कर 43 हो जाएं, और जो दूसरा ग्रुप था उसके भी फ़र्ज़ किया कि नेचुरली जो पुराने मेथड से पढ़ाया जा रहा है उनके मार्क्स फ़र्ज़ कर लिया कि उनके 41 हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड जिस पर नया टीचिंग मेथड अप्लाई हुआ है उसके 43 हो गए, लेकिन जो जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई नहीं किया गया, नया टीचिंग मेथड अप्लाई नहीं किया गया, उनके 41 हुए, ऑन एवरेज बढ़े हैं। ठीक है, तो बज़ाहिर ये लगता है कि नए टीचिंग मेथड ने काम कर दिखाया, उसके जो उस वाला जो ग्रुप है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसके मार्क्स वाज़े तौर पर उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड में स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करके चेक किया जाता है कि आया ये जो डिफरेंस आया है 2 मार्क्स का डिफरेंस, क्या ये वाकई नए टीचिंग मेथड का कमाल है या फिर ये बाय चांस आ गया है। मे बी जिस ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह रहे हैं उसके जो मेंबर्स हैं उनका एवरेज स्कोर बढ़ा तो है, लेकिन मे बी उसके अंदर बच्चे ज़्यादा सही ना गए हों, हमने फर्स्ट टाइम जो ग्रुप बनाया वही इक्विवेलेंट ना हो सकता है कि उसको कोई और टीचर पढ़ा रहा हो सकता है उस टीचर का कमाल हो सकता है कि उन बच्चों ने घर में कंपटीशन की वजह से कोई ट्यूशन वगैरह रख ली हो। तो मे बी नए टीचिंग मेथड का असर ना हो, वो जो 2 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है उसमें कई और फैक्टर जिम्मेदार हो। तो ये जो चांस फैक्टर होता है इसको हम स्टैट्स की जो मेथड्स हैं उनके ज़रिए आसानी से असेस कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कितना डिफरेंस बाय चांस आ सकता है। फ़र्ज़ किया कि वो स्टैट बता देती है कि उसमें हम कहते हैं जी अल्फ़ा लेवल का जिक्र करते हैं, तो मैं उसको डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आसान ज़ुबान में आपको समझाने के लिए सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूंगा। फ़र्ज़ किया कि वो इस्टेब्लिश करती है कि 3 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो 3 मार्क्स एक अल्फ़ा लेवल है, 3 मार्क्स का अगर डिफरेंस हुआ तो वो बाय चांस है, इससे बियॉन्ड अगर डिफरेंस हुआ
तो वो हम समझेंगे कि वाकई उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है। तो अगर इस एग्जांपल में देखें तो अगर अल्फ़ा लेवल स्टैट ने 3 इस्टेब्लिश किया तो 40 से 43 तक 3 मार्क्स का इजाफा हुआ है, तो हम समझेंगे कि ये बाय चांस वाली रेंज में है। लेकिन अगर अल्फ़ा लेवल 2 हो, स्टैट से ये प्रूव हो जाए उसके मेथड से, तो ये 2 से ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि नहीं, ये बाय चांस नहीं बल्कि वाकई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आया है। तो इस तरह के बड़े सोफिस्टिकेटेड मेथड्स हैं स्टैट्स के, जिसके ज़रिए हम जो बज़ाहिर रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं उनको भी इन्फर कर सकते हैं, उनमें इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स के रूल्स अप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आया ये रिज़ल्ट्स एक्यूरेट हैं या नहीं हैं, या क्या ये साबित कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ कंसिड्रेशंस या कंडीशंस हैं जो एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए पूरा होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के, उनमें मैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करता जाता हूँ। नंबर 1 है जी लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री ऑब्वियसली वो प्लेस है जिस पर जहाँ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। लेबॉर्ट्री इज़ द प्लेस वेयर द एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। इट इज़ वेल इक्विप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की जो भी ज़रूरियात है उसके अकॉर्डिंग वो जगह जो पूरी तरीके से तैयार की गई होती है उसी को लैब कहते हैं हम, क्योंकि रिसर्चर ने रिसर्च सेटिंग्स को कंट्रोल करना है, तो हर चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है जी। और तजर्बे के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी वहाँ मौजूद होनी चाहिए, सारी कंडीशन, सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ऐसी जगह कोई हम लैब कहते हैं। ठीक है, तो लैब का होना बड़ा ज़रूरी है। इससे प्रीवियस जो हम पढ़ के आए हैं उनमें सब के लिए लैब वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है जी, किसी ऐसे स्पेसिफिक प्लेस की, उसमें तो बल्कि नेचुरलिज्म रिक्वायर्ड था, इसलिए ये बेहतर था कि इस तरह की कोई आर्टिफिशियल प्लेस ना हो। लेकिन इसमें एक ऐसी प्लेस का होना ज़रूरी है जहाँ हम तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तमाम कंडीशंस को। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर जो एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटर हिमसेल्फ। एक्सपेरिमेंटर ख़ुद भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सपेरिमेंटल मेथड का, क्योंकि उसने ही प्रॉब्लम को एनालाइज और एवेलुएट करना होता है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि हम जो एक्यूरेट तरीन रिज़ल्ट है उनके करीब तरीन पहुंच सके। ठीक है जी, इसके लिए वो तमाम सेटिंग्स को कंट्रोल करता है, तमाम वेरिएबल्स को, तमाम कंडीशंस को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, ग्रुप्स बनाता है, ग्रुप्स में इवन लोगों तक को सिलेक्ट करता है एक ख़ास तरीके के ज़रिए। तो हर चीज़ को वो मैनेज करता है, इसलिए इसका बड़ा स्किलफुल होना ज़रूरी है। ये वो मेथड है जिसमें एक रिसर्च करने वाले का खुद बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना, तो उसकी एक्सपर्टीज़ बड़ी मैटर करती है। इससे प्रीवियस जो मेथड्स हैं एक्सपर्ट्स तो उनके लिए भी चाहिए, लेकिन उसमें एक्सपर्टीज़ का वो लेवल नहीं होता, रिक्वायर्ड नहीं होता जो एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए चाहिए था। इसलिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसका एक एलिमेंट है। इसके बाद है जी नंबर 3 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स आर द पर्सन्स अपॉन होम या ऑन होम द एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड, जिन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी का जो मुद्दा है वो लोगों का बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस है, लोगों का बिहेवियर, तो लोगों को ही हम स्टडी करेंगे। उसमें उनकी ही प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ही थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनकी लर्निंग है, मेमोरी है, इस पर ही सारे एक्सपेरिमेंट्स क्योंकि होते हैं। इसलिए हम सब्जेक्ट्स जो साइकोलॉजी में होते हैं वो सब्जेक्ट्स लोग होते हैं या उनका बिहेवियर। ठीक है जी, मतलब वो बजाते खुद वो लोग हमारा एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट्स जो से इनकी एक तो सिलेक्शन बड़ी क्रिटिकल होती है, सिलेक्शन इनकी बड़ी प्रॉपर तरीके से की जाती है, प्लस इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक्सपेरिमेंटर की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ये ऑनेस्टली और एक्यूरेटली फॉलो करने की कोशिश करेंगे और एक्सपेरिमेंट पर पर्सनल बायस असरअंदाज नहीं होने देंगे। इनकी ज़ाती पसंद नापसंद के तजर्बे में कुछ और बात साबित हो रही है तो ये जानबूझकर उस साइड की बात करना शुरू करते हैं जिसको ये खुद से सही समझते हैं। ठीक है, तो इससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बायसनेस का मुजाहरा नहीं करेंगे और एक्यूरेटली और ऑनेस्टली रिसर्चर की, एक्सपेरिमेंटर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। नंबर 4 है जी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज़ वन ऑफ द मैनी पॉसिबल सोल्यूशन दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च। एक मसले के जो मुमकिन हल हो सकते हैं उसमें से जो हल हमें सही लगता है, ये जो बात हमें ठीक लगती है वो हमारा हाइपोथेसिस होता है। ठीक है जी, ये लेस सोफिस्टिकेटेड भी हो सकता है, मोर सोफिस्टिकेटेड भी हो सकता है। लेस सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन की शक्ल में होता है, फॉर एग्जांपल कैन विटामिन ए इम्प्रूव आई साइट। ठीक है, या जो मोर सोफिस्टिकेटेड है उस पर ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, वो पहले से किसी रिसर्च के नतीजे के तौर पर निकल कर सामने आता है, तो उसमें जो है वो एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट की शक्ल में होता है कि
मिसाल के तौर पहले वाले में हम कह सकते हैं विल विटामिन ए इम्प्रूव द आई साइट, इसमें हम कहेंगे द विटामिन ए विल इम्प्रूव, उसमें हम इतने सर्टन नहीं होते, सोफिस्टिकेटेड जो हाइपोथेसिस होते हैं हम ज़्यादा सर्टन होते हैं उसमें, ठीक है जी। इसके अलावा हाइपोथेसिस की कई डेफिनेशंस की जा सकती हैं। हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक टेंटेटिव आर्जी ताल्लुक जो हम अपनी अक्ल की सोच के मुताबिक कायम करते हैं कि जो है सिगरेट है इससे कैंसर होता है, तो हम सिगरेट यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हमारी हेल्थ या कैंसर बीमारी का होना डिपेंडेंट वेरिएबल, इनका एक लिंक जोड़ रहे हैं खुद से, एक टेंटेटिव रिलेशनशिप बना रहे हैं। बाद में ये बात सही भी साबित हो सकती है, गलत भी साबित हो सकती है, ठीक है जी। और इसी तरह या फिर हाइपोथेसिस इज़ अ प्रपोज्ड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एक हम जो सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें लगता है अपनी अकल, समझ, शऊर, तजर्बे, स्टडी, हर चीज़ की बुनियाद पर हमें कोई बात ठीक लगती है, उसे हमारा हाइपोथेसिस कहा जाएगा। उसको हम बाद में एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट करते हैं कि आया जो हम जिस बात को सही मानकर चल रहे हैं वो बात ठीक है भी या नहीं, ठीक है जी। फिफ्थ इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जी वेरिएबल्स। कोई भी एनीथिंग दैट कैन चेंज मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड अ वेरिएबल, एक से ज़्यादा हालत एनीथिंग दैट कैन चेंज, कोई भी चीज़ जो तब्दील हो सकती है उसे हम वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है। वो मौसम तब्दील होता है, टेम्परेचर तब्दील होता है, एक जानवर के डेली की मिल्क की प्रोडक्शन तब्दील होती है, ठीक है जी। हम दवाई की डोज जो उनसे वो तब्दील कर सकते हैं, हम नींद की मिकदार, कुछ लोग कम सोते हैं, ज़्यादा सोते हैं, कोई भी चीज़ जो उनसे है, एनीथिंग दैट कैन टेक मोर देन वन फॉर्म और दैट कैन चेंज इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल, ठीक है जी। तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें जो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट सिर्फ नंबर्स कांस्टेंट है, बाकी दुनिया की तकरीबन हर चीज़ मैक्सिमम चीज़ें वेरिएबल हैं, ठीक है जी, तब्दील होती हैं, ठीक है जी। तो लेकिन इन सब वेरिएबल्स में से जो हमारी रिसर्च से ताल्लुक़ रखने वाले वेरिएबल्स हैं उन्हें हम रेलेवेंट वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है जी। रेलेवेंट वेरिएबल्स बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ठीक है जी। इनको थोड़ा बहुत मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को मैं दोबारा इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इनकी डेफिनेशन की रोशनी में। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल विच द रिसर्चर मैनिपुलेट्स। पहली बात तो ये कि हम जितने भी वेरिएबल्स जिनका ताल्लुक हमारे टॉपिक से, हमारे मसले से, हमारी रिसर्च से है, वो रेलेवेंट वेरिएबल्स हैं। उनमें द वेरिएबल विच द रिसर्चर मैनिपुलेट्स, जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, टू सी इट्स इफेक्ट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट्स, क्योंकि साइकोलॉजी में सब्जेक्ट्स का बिहेवियर स्टडी किया जाता है, वही आमतौर पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी जिस पर असर पड़ना है या जहाँ से असर को मैयर किया जाना है, जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर पड़ा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट कर रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखना चाहते हैं कि ये एक नई मेडिसिन है मार्केट में, क्या इस बीमारी के इलाज के लिए ये कारगर है या नहीं, तो ये नई मेडिसिन हम तजर्बे में एक ग्रुप को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। इस नई मेडिसिन को रिसर्चर मैनिपुलेट कर रहा है, एक को दे रहा है, एक को नहीं दे रहा, कंट्रोल कर रहा है, तो ये मेडिसिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह अगर हम एक नए टीचिंग मेथड को चेक करना चाह रहे हैं कि वो असरअंदाज है, मौसर साबित होता है या नहीं होता, क्या वो फ़ायदा देता है स्टूडेंट्स को या नहीं देता, तो वो जो नया टीचिंग मेथड है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी। तो इस तरह कोई भी चीज़ जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, जिसका इफेक्ट हम चेक करना चाह रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, रिसर्चर कंट्रोल करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट्स, इज़ द फैक्टर और द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट्स विच इज़ मेजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन की वजह से जहाँ असर पड़ा है, जिसको हमने मेजर करना है, लोगों की अगर नई दवाई है तो नई दवाई को नहीं मेजर करना, मेजर तो हमने लोगों की हेल्थ को करना है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। हम कहते हैं कि नींद से हाफजे पर असर पड़ता है, अच्छी नींद से हाफजा बेहतर होता है, तो हम नींद तो मैनिपुलेट करेंगे, एक ग्रुप को 4 घंटे सोने देंगे, एक को 8 घंटे, को 12 घंटे, ठीक है जी। हम मेजर करेंगे उनका हाफजा जिस पर असर पड़ा है, आया या पड़ा या नहीं पड़ा ये साबित हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो फैक्टर या सब्जेक्ट्स का जो बिहेवियर जिसको हम मेजर करते हैं ताकि पता चला जा सके कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो मैनिपुलेशन की थी उसका असर इस पर पड़ा है या नहीं पड़ा, इस फैक्टर को, इस बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट्स को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है जी। और थर्ड जो टाइप है दैट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल।
एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर ऑल अनवांटेड वेरिएबल्स, वो तमाम अनवांटेड वेरिएबल्स हुज इफेक्ट इज़ नॉट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो तमाम फैक्टर्स जिनका फालतू असर पड़ गया है हमारे एक्सपेरिमेंट पर, जिसका चाह रहे थे हम कि इसका असर ना पड़े, हम सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो सा है वो चेक करना चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पर जो मैं आपको जब एक एक्सपेरिमेंटल मेथड की वो कंडीशंस बता रहा था तो उसमें एक एग्जांपल मैंने दी कि जो बज़ाहिर हमें लगा कि 41 की बजाय 43 मार्क्स इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट नए टीचिंग मेथड की वजह से नहीं बल्कि बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल का फ़र्क था, या बच्चों ने कोई ट्यूशन रख ली थी, या उनको किसी और टीचर ने पढ़ाया था, वो टीचर ही ज़्यादा इफेक्टिव था। तो वो तमाम फैक्टर्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट के साथ मिक्स हो जाते हैं वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिनका असर हम चाहते हैं कि रिसर्च पर ना पड़े, हमें साफ साफ पता चले कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस वेरिएबल को हम चेक करना चाह रहे हैं उसका असर पड़ा है या नहीं पड़ा। फालतू जिस भी चीज़ का असर पड़ रहा है जिससे डाउट क्रिएट हो रहा है वो सब अनवांटेड वेरिएबल्स हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि ये एक हाइपोथेसिस है कि जो अच्छी नींद से हाफजा बेहतर होता है, तो हम दो ग्रुप बना लेते हैं, एक को 4 घंटे सोने देते हैं, एक को 12 घंटे सोने देते हैं। बाद में इन दोनों का मेमोरी का टेस्ट लेते हैं। पहले एक टेस्ट ले लेते हैं दोनों का, फ़र्ज़ किया कि वो हमने एक रूम में ले लिया टेस्ट, दोनों की मेमोरी फ़र्ज़ किया बराबर थी या ऑन एवरेज एक जैसा स्कोर आया उसका। फिर एक पर इंडिपेंडेंट अप्लाई किया, एक पर नहीं किया, यानी नींद इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक पर को 4 घंटे सोने दिया, एक को 12 घंटे सोने दिया। फिर दोबारा उनकी मेमोरी चेक की, तो उनको लेकिन चेक करने के लिए उनका जो उनसे हमने टेस्ट लिया, एक को हमने बाहर धूप में बिठा दिया और एक को आजकल के मौसम फ़र्ज़ कर हमने कमरे में बिठाया, बाहर बैठा के टेस्ट लिया, एक का अंदर टेस्ट लिया। तो या किसी भी मौसम में फ़र्ज़ किया एग्ज़ाम्पल, तो हमने फ़र्ज़ किया कि जो 4 घंटे सोए थे उनको बाहर टेस्ट लिया, जो 12 घंटे सोए थे उनका अंदर टेस्ट लिया। तो बज़ाहिर ऐसा हो सकता है कि जो 12 घंटे सोए हैं उनकी मेमोरी का स्कोर ज़्यादा अच्छा आ जाए, लेकिन ऐन मुमकिन है कि जो बाहर बैठे थे उनको नॉइज़ या टेम्परेचर या और कई फैक्टर्स हैं वो उन पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर लो आया। ज़रूरी नहीं कि नींद का ही असर हो। तो ये तमाम जो फालतू फैक्टर जिनका असर पड़ रहा है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं। इन्हीं को रिसर्चर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो लैब में कंडक्ट कर किए जाते हैं ताकि वहाँ तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करने की मैक्सिमम कोशिश की जा सके। ठीक है जी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट जो इस कि वो अलहदा वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए क्योंकि वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।